इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जो अपने ही पड़ोसी मुल्क के एक अस्पताल पर आसमान से बम बरसा रहा है, जहां मतलब सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और फिर कुछ ही दिनों बाद वही देश रेड कार्पेट बिछाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच शांति दूत बनने का दिखावा कर रहा है। ज्ञानस्थली मधेपुरा के इस विशेष डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने यार सोर्सेस का एक ऐसा भारी स्टैक है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी के सबसे डरावने चेहरों को बेनकाब करता है। हमारे पास मिलिट्री टाइमलाइंस हैं, भू राजनीतिक विश्लेषण है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कुछ बेहद खुफिया दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज है वो है पाकिस्तान के दोगलेपन की कहानी, जो एक ही समय में कातिल और मसीहा दोनों का किरदार निभा रही है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन घटनाओं को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के उस तंत्र को, उस सिस्टम को समझना है जो इस पूरे नाटक को चला रहा है। अप्रैल 2026 के इस वर्तमान परिदृश्य में जो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में संघर्ष चल रहे हैं, उनकी परतें बहुत गहरी हैं। हाँ, हमें ये देखना है कि कैमरे के सामने कूटनीति का जो ड्रामा रचा जा रहा है और बंद कमरों या युद्ध के मैदान में जो असलियत है, उसमें मतलब कितना बड़ा फासला है। सही बात है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे पानी में उतरें, एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। हाँ, वो डिस्क्लेमर। हाँ, आज हम जिन दस्तावेजों और स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें युद्ध, हिंसा और अत्यधिक ध्रुवीकृत मतलब पॉलिटिकली चार्ज राजनीतिक फैसले शामिल हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी देश, किसी खास विचारधारा या किसी सैन्य गुट का समर्थन करना या उन्हें सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक विश्लेषक के तौर पर हमारा काम केवल उन तथ्यों, विरोधाभासों और घटनाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना है जो इन सोर्सेज में दर्ज हैं। हाँ, ये तटस्थता ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते हैं तो हर पक्ष एक ऐसा नैरेटिव गढ़ता है जो उसे हीरो साबित करे। हमारा काम बस उस नैरेटिव के पर्दे को हटाना है। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि इन दस्तावेजों की शुरुआत ही एक ऐसे विरोधाभास से होती है जिसे समझना किसी भी तर्कशील दिमाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए। एक तरफ वो अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा है और दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर शांति का नोबेल जीतने की रेस में भाग रहा है। सही कह रही हैं आप। लेकिन इस शांति वार्ता के प्रपंच को समझने से पहले हमें उस युद्ध को डिकोड करना होगा जिसे सुलझाने का ये दावा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के उस घटनाक्रम को देखना होगा जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व की स्थिरता को एक झटके में वेंटिलेटर पर ला दिया। बाप रे, वो तो सच में। तो चलिए 27 फरवरी 2026 की उस तारीख पर चलते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से इस ऑपरेशन का मतलब आदेश दिया। हाँ। और फिर 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक ऐसा संयुक्त हमला किया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। सिर्फ पहले 12 घंटों के भीतर 900 से अधिक स्ट्राइक्स, टोमाहॉक मिसाइलें, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बॉम्बों की पूरी बारिश कर दी गई। और इसी हमले का नतीजा था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मतलब व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये कोई आम सैन्य कार्रवाई या बॉर्डर की झड़प नहीं थी। तो फिर क्या था ये? सैन्य रणनीति की भाषा में इसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है। डीकैपिटेशन? हाँ, डीकैपिटेशन का मतलब होता है सिर धड़ से अलग कर देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी देश की सेना से लड़ना नहीं होता, बल्कि एक ही झटके में उस देश की पूरी लीडरशिप, उनके कमांड सेंटर और उनके संचार तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देना होता है, ताकि दुश्मन देश पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाए और पलटवार का कोई आदेश ही न दे सके। वेट, एक मिनट रुकिए। यहाँ ना एक बात गले नहीं उतरती। क्या? अगर अमेरिका और इजराइल का ये हमला इतना सटीक था और उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर दिया, तो फिर ईरान ने तुरंत और इतने भयानक तरीके से जवाबी हमला कैसे कर दिया?
अगर सिर कट चुका था तो हाथ पैर कैसे चल रहे थे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की संरचना में, उनके स्ट्रक्चर में छिपा है। अच्छा। IRGC को ना इसी तरह के दिन के लिए डिजाइन किया गया था। उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एक केंद्रीकृत प्रणाली यानी सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम नहीं करता। ओहो। उन्होंने पूरे देश की पहाड़ियों और जमीन के नीचे ऑटोनॉमस या स्वायत्त मिसाइल साइलोज बना रखे हैं। मतलब अगर सुप्रीम लीडर या टॉप कमांडरों से संपर्क टूट भी जाए तो क्या होता है, तो निचले स्तर के कमांडरों के पास पहले से ही जवाबी कार्रवाई करने के प्री ऑथराइज्ड आदेश होते हैं। इसी वजह से नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान की मिसाइल यूनिट्स ने बिना किसी देरी के इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अब समझ आया। मतलब उनका सिस्टम इस तरह बना है कि अगर टॉप कमांड न भी रहे तो भी मशीनरी खुद ब खुद काम करती रहेगी। ये तो ऐसा है जैसे किसी बारूद के कारखाने में जलती हुई माचिस फेंक दी गई हो। एग्जैक्टली। लेकिन इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना घटी वो थी मिनाब की। बंदर अब्बास के पास मिनाब शहर में एक लड़कियों की स्कूल पर मिसाइल गिरी। 170 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर छोटी बच्चियां थीं। ये आधुनिक युद्ध की ना सबसे खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। ये तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसे एक टारगेटिंग मिस्टेक बताया, ये तर्क देते हुए कि स्कूल के ठीक बगल में IRGC का एक नेवल बेस था। क्या? लेकिन ईरान ने इसे एक जानबूझकर किया गया नरसंहार घोषित किया, और यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने एक तरफा सैन्य स्ट्राइक को एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में धकेल दिया। बाप रे। इसके बाद ईरान ने केवल इजराइल को ही नहीं बल्कि कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिकों की जान भी चली गई। और यहीं से अर्थशास्त्र का वो पेज शुरू होता है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। जैसे ही ईरान ने पलटवार किया, उसने सबसे पहला काम किया हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना नियंत्रण कसना। मैं इसे ऐसे समझती हूँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य धमनी यानी मेन आर्टरी को कस के दबा दिया हो। सही कहा। इससे न सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रुकती बल्कि कुछ ही दिनों में पूरे एशियाई बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टोल लगाना शुरू कर दिया और तेल की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया। कुछ ही घंटों में वैश्विक ईंधन संकट पैदा हो गया और यही वो बिंदु था जहां दुनिया की बड़ी ताकतों को लगा कि अब इस आग को बुझाना ही होगा, वरना सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। यहाँ बात ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हियर इज वेल गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वैश्विक तबाही के बीच कूटनीति के मंच पर एक ऐसे देश की एंट्री होती है जिसका अपना ही रिकॉर्ड खून से सना हुआ है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। हाँ, पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को ये दिखा रहा था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाएगा, और ठीक उसी समय फरवरी के अंत और मार्च 2026 में वो अपने ही पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर एक खूनी खेल खेल रहा था। हाँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और ISI के ठिकानों के नाम पर भयंकर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। भयंकर। पाकिस्तान का आधिकारिक तर्क ये था कि अफगान तालिबान इन आतंकी गुटों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर हमले करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ वो इन दस्तावेजों में साफ दर्ज है। 16 मार्च 2026 की तारीख, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी वायुसेना ने सीधे एयर स्ट्राइक की। ये जगह पहले एक नाटो बेस हुआ करती थी, जिसे बाद में एक नशा मुक्ति अस्पताल में बदल दिया गया था। जी। अफगान तालिबान का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए
और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने खुद 143 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें से ज्यादातर अस्पताल के मरीज, डॉक्टर और निर्दोष नागरिक थे। और इसी हमले ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था यानी ह्यूमन राइट्स वॉच को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये एक संभावित वॉर क्राइम या युद्ध अपराध है। बिल्कुल। एक अस्पताल पर बम गिराना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। यही तो वो दोगलापन है जो हजम नहीं होता। पाकिस्तान ने इस पूरे हमले को सिर्फ कोलैटरल डैमेज कहकर रफा दफा कर दिया। सवाल ये उठता है कि कोई देश एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावित युद्ध अपराध का आरोपी कैसे हो सकता है, और ठीक उसी महीने वो देश रेड कार्पेट बिछाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कैसे कर सकता है? क्या ये अपनी ही हिंसा और खून खराबे पर पर्दा डालने का एक कूटनीतिक हथकंडा मात्र है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थ्योरी में इसे रियल पॉलिटिक या व्यावहारिक राजनीति कहा जाता है। रियल पॉलिटिक, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। सरल शब्दों में कहें तो रियल पॉलिटिक का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, आदर्श या उसूलों की कोई जगह नहीं होती। यहाँ सिर्फ अपना फायदा और अपना वजूद बचाया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त एक दोहरे विरोधाभास, ये ड्यूल पैराडॉक्स में जी रहा है। वो कैसे? देखिए, अफगानिस्तान में बम गिराना उसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि टीटीपी सच में उसके देश के अंदर तबाही मचा रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करना उसकी कोई महान कूटनीतिक पहल नहीं है, बल्कि ये उसके अपने वजूद को बचाने की छटपटाहट है। मतलब ये शांति दूत बनने का जो नाटक है, वो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए था। बिल्कुल। सोचिए, पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान पहले से ही भयानक आर्थिक संकट में है और ऊर्जा आयात पर बुरी तरह निर्भर है। हाँ, सही बात है। अगर होर्मुज का रास्ता बंद होता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चंद दिनों में दिवालिया हो जाएगी। इसके अलावा अगर ईरान में युद्ध लंबा खिंचता है, तो वहां के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की हिंसा सीधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फैल जाएगी। अच्छा। तो ये मध्यस्थता ना किसी शांति की चाहत में नहीं, बल्कि अपनी ही आग बुझाने के लिए की जा रही थी। और कैमरे के सामने उन्होंने इसे एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया। 7 और 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा करवा दी। हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने इसे अपना शाइनिंग मोमेंट बताया। ऐसा नैरेटिव सेट किया गया मानो पाकिस्तान ने रातों रात दुनिया की सबसे जटिल गुत्थी सुलझा दी हो। सतह पर ये एक बड़ी बात लग रही थी। कतर और ओमान जैसे देश जो पारंपरिक रूप से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ रहे हैं, वो इस बार इस भयंकर तनाव के कारण पीछे हट गए थे। तो पाकिस्तान को मौका मिल गया। हाँ, पाकिस्तान ने उस खाली जगह को भरा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान की सेना के साथ एक पुराना कामकाजी रिश्ता रहा है और ईरान भी पाकिस्तान पर कुछ हद तक भरोसा कर सकता था। इसी के आधार पर 10 और 11 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स का मंच तैयार हुआ। अब आते हैं इन इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर के घटनाक्रम पर। 10 से 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी में 21 घंटे लंबा एक मैराथन सेशन चला। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जैसे भारी भरकम नाम मौजूद थे। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात जो बार बार दिमाग में खटकती है वो ये है कि इस पूरी शांति वार्ता का जो बुनियादी ढांचा था ना, वही पूरी तरह से दोषपूर्ण था। ये वार्ता शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए बनी थी। आप किस खास बुनियादी दोष की ओर इशारा कर रहे हैं? मैं इसे एक रोजमर्रा के नॉर्मल उदाहरण से समझाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 लोगों का तलाक हो रहा हो, संपत्ति का पूरा बंटवारा होना हो, लेकिन सेटलमेंट की मीटिंग में एक मुख्य पार्टनर को बुलाया ही ना गया हो। हाँ, ये तो है। मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पहला हमला किसने किया था? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। इस पूरे युद्ध का एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं तो कहूंगी सबसे अहम पक्ष इजराइल है, लेकिन इस इस्लामाबाद वार्ता के कमरे में इजराइल मौजूद ही नहीं था। एग्जैक्टली। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेजबान पाकिस्तान
इजराइल के अस्तित्व को ही मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान का कोई राजनयिक संबंध इजराइल के साथ नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आप एक ऐसे युद्ध को रोकने की मध्यस्थता कर रहे हैं जिसका मुख्य खिलाड़ी आपके देश में कदम तक नहीं रख सकता। बिना मुख्य युद्धक पार्टी को टेबल पर बिठाए आप किस बात का सीज फायर और कैसी शांति वार्ता कर रहे थे? ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा अंधापन था। जब आप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ दिखावे के लिए टेबल सजाते हैं तो नतीजा वही होता है जो 12 अप्रैल को हुआ। वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई। और अगर हम उन 21 घंटों के भीतर हुई बातचीत पर नजर डालें तो दोनों पक्षों की मांगें इतनी चरम पर थीं कि कोई बीच का रास्ता निकलना लगभग असंभव था। सही कहा। जेडी वेंस की तरफ से जो मांगें रखी गईं वे अत्यधिक सख्त थीं। उन्होंने फुल न्यूक्लियर डिसमेंटलमेंट यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करने की शर्त रखी। बाप रे। ईरान के लिए ये शर्त अपने वजूद को मिटाने जैसी है। दूसरी ओर ईरान की मांगें थीं लबनान में पूर्ण सीज फायर, उनके फ्रीज किए गए अंतर्राष्ट्रीय फंड्स की तुरंत वापसी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उनकी पूर्ण संप्रभुता को मान्यता देना। जाहिर है इन दोनों ध्रुवों के बीच कोई पुल नहीं बन सकता था और इजराइल की अनुपस्थिति ने तो पहले ही इस वार्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। बिल्कुल। तो इस सबका मतलब क्या है? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये सारी कूटनीतिक माथापच्ची और उसकी विफलता का हमारे और दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद के एक वातानुकूलित कमरे में 21 घंटे तक चली इस विफल वार्ता का असर सिर्फ न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहता। जब कूटनीति फेल होती है तो हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद रहता है, जिसका सीधा मतलब है दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का आसमान छूना, महंगाई का ऐसा चक्रव्यूह बनना जो आम इंसान की कमर तोड़ दे। और प्रभाव सिर्फ आर्थिक नहीं है। सीज फायर के इस खोखले नाटक के बीच भी जमीन पर खून गिरना बंद नहीं हुआ है। हाँ, वो तो है। लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो अभूतपूर्व बल यानी अनप्रेसिडेंटेड फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध की जो तलवार है वो अभी भी लटकी हुई है। और पर्यावरणीय कीमत। दस्तावेज बताते हैं कि इन भारी बमबारियों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में ब्लैक ट्रेन यानी जहरीली बारिश हो रही है। हवा में ऐसा बारूदी धुआं घुल चुका है जो सीधे तौर पर लाखों लोगों के फेफड़ों को तबाह कर रहा है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। पर्यावरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्थिति इस बात का प्रमाण है कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ सरहदों पर गोलियां चलाने तक सीमित नहीं है। ये सप्लाई चेन्स का युद्ध है, ऊर्जा संसाधनों का युद्ध है और सबसे बढ़कर ये नैरेटिव्स का युद्ध है। पाकिस्तान का मामला इसी नैरेटिव वॉरफेयर का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी ही क्रूरता को छुपाने के लिए विश्व पटल पर शांति का चोला ओढ़ सकता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समेटें तो हमने देखा कि कैसे 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक के जरिए मध्य पूर्व को बारूद के ढेर में बदल दिया। हमने ये भी परखा कि कैसे IRGC के स्वायत्त तंत्र ने बिना लीडरशिप के भी एक भयानक पलटवार किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये डिकोड किया कि कैसे पाकिस्तान ने एक तरफ अफगानिस्तान के अस्पतालों पर बम गिराकर मानवाधिकारों को ताक पर रखा और दूसरी तरफ अपनी आर्थिक और भौगोलिक मजबूरियों को ढकने के लिए खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश किया। ये रियल पॉलिटिक का एक बहुत ही निर्मम चेहरा है। हाँ, और अंततः हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की मेजबानी में हुई इस्लामाबाद वार्ता सिर्फ 21 घंटों में ही औंधे मुंह गिर गई, क्योंकि भू राजनीतिक हट के कारण युद्ध के सबसे मुख्य पक्ष यानी इजराइल को ही वार्ता की टेबल से बाहर रखा गया था। जब शांति वार्ताएं जमीनी हकीकत से कट जाती हैं और सिर्फ राजनीतिक चेहरा बचाने का PR स्टंट बन जाती हैं तो उनका फेल होना तय होता है। बिल्कुल। और जाते जाते आज की चर्चा से उभरा एक अंतिम और गहरा विचार जो सच में सोचने पे मजबूर करता है।
यदि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्तर इतना गिर चुका है, जहां एक देश अपने ही पड़ोसियों के अस्पताल पर बम गिराने के कुछ ही दिनों बाद दुनिया का शांति दूत बनकर सम्मान पा सकता है, और जहां कूटनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण मुख्य युद्धक पार्टी के बिना ही शांति वार्ता का नाटक रचा जा सकता है, तो क्या जिसे हम वैश्विक शांति व्यवस्था या ग्लोबल पीस फ्रेमवर्क कहते हैं, वो अब मात्र एक सुविधाजनक भ्रम बनकर नहीं रह गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसी खोखली और विरोधाभासी मध्यस्थता भविष्य में कभी असली शांति की नींव रख सकती है, या फिर दुनिया सिर्फ अगले और भी बड़े धमाके का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा चुनौतीपूर्ण सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। ज्ञानस्थली मधेपुरा के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज के तथ्यों और विश्लेषण से इन उलझे हुए ग्लोबल मामलों को एक नई, स्पष्ट और गहरी नज़र से देखने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।